आप सभी को शुभ नमस्ते। आज हम क्षितिज से पाठ नंबर 17 संस्कृति पढ़ेंगे। संस्कृति का शाब्दिक अर्थ उत्तम या सुधरी हुई स्थिति होता है। मनुष्य स्वभाव से ही प्रगतिशील प्राणी है। यह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने चारों ओर की परिस्थिति को उन्नत करता रहता है, उसकी प्रगति करता रहता है। और ऐसे वो सारे कार्य जो हमारी जीवन पद्धति से हों, रीति रिवाज, रहन सहन या आचार विचार से हों, जिनसे इंसान का दर्जा पशुओं और जंगलियों के दर्जे से ऊंचा उठ जाए और इंसान सभ्य बन जाए। और ये प्रगति रुके ना, ये उन्नति कहीं भी थमे ना, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। भोजन की उन्नति हमारी शरीर की भूख मिटा सकती है, लेकिन मन की भूख नहीं मिटा सकती। ऐसी प्रगति जो भौतिक और आध्यात्मिक सुख की खोज करके तन और मन को शांत रखे, उसी का नाम है संस्कृति। उसी को हम संस्कृति बोलते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले आइए पढ़ते हैं इस लेखक के बारे में, जिसने इस पाठ को लिखा है, जिसने संस्कृति को लिखा है। भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आहा, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा, ये सब प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण के भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृतांत काफी चर्चित रहे। संस्कृति, ये हमारा आज का पाठ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें संस्कृत की भाषा को, संस्कृति की भाषा को इन्होंने कई सारे उदाहरण देकर क्लियर किया है। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े
एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का, सुई धागों का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो उस चीज उसने अपने तथा दूसरे के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। जिस व्यक्ति में पहली चीज है, जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज को खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति भी वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से यह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण लें। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है, जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसे होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है, तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है, निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता था। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी के बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज ही नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी है। और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह भी संस्कृति है।
और सभ्यता, सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारा गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कटमरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उसे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्यम भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। संस्कृति के नाम से कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है। वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत हो। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकार की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं, स्थायी भी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ये निबंध अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक कमेंट करना ना भूलें